अदालत खचाखच भरी है। कटहरे में खड़ी खातून शौहर को डाइवोर्स देना चाहती है, मगर शौहर उसे बदजलन साबित करने पर तुला है। मीडिया की नजरें फिल्म इंडस्ट्री के इस मशहूर कपल पर है। अचानक एक नौजवान वकील चलता हुआ उस खूबसूरत खातून के बिल्कुल सामने आ जाता है। सामने बैठा शौहर मुस्कुरा रहा है। माय लॉर्ड, इन साहब ने अपनी बीवी को एक क्रिकेटर के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। क्या मोहतरमा बताएंगी कि वो उस शख्स के साथ तन्हाई में क्या कर रही थी? इस इंकिशाफ पर सबकी आंखें हैरत से खातून को तकने लगती हैं। इससे पहले कोई कुछ बोले, खातून मुस्कुरा कर कहती हैं, जज साहब, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे मेरे ताल्लुकात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इन वकील साहब के साथ हैं। ये जुमला जैसे कानों पर बम की तरह गिरा और वकील तो कुछ समझ ही ना पाया। जी जज साहब, मेरी उस शख्स के साथ इतनी ही मुलाकातें हैं जितनी इन वकील साहब के साथ हैं, और हम उसी सिलसिले में मिले जिस सिलसिले में वकील साहब के साथ मिलते रहे। अब यही बताएं ना कि इन्हें एतराज़ क्या है। इस हाजिर जवाबी पर वकील मौलवी मुश्ताक को सांप सूंघ गया। वो कुछ ना बोले और मुकदमा हार गए। मगर इससे बड़ी जिल्लत आगे होना थी जब वो वकील से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर उन्होंने भुट्टो को सजाए मौत दी। तारीख के इस कंट्रोवर्शियल फैसले की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। Maintaining of the death sentence was justified or it could amount to deliberate murder, keeping in view the glaring bias against Shahid Zulfikar Ali Bhutto. आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 45 साल लगा दिए, मगर वो दबंग खातून कौन थी जिसने 1953 में ही मौलवी मुश्ताक को पहचान कर भरी अदालत में फिक्स कर दिया था, जिसके एक फोन पर फौजी डिक्टेटर लाइन पर आ जाते और हर कहा मान लेते, जो जिद पर अड़ जाती तो मनवा कर रहती। वो एक नाकाम बीवी सही, मगर दुनिया आज उन्हें पहली खातून प्रोड्यूसर, अदाकारा और उससे कई बड़ी गुलकारा के तौर पर जानती है, जो इकबाल का कलाम हो या इश्किया गीत इतना डूब कर गाती कि रिकॉर्डिंग में पसीने पसीने हो जाती, जिनके नगमे फौजी जवानों का लहू गरमाते, तो कभी उनका गाया एक गाना, सिर्फ एक गाना, किसी जर्नैल के लिए मुल्क बचाने से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता। उनकी अदाएं भी तो कुछ ऐसी थी कि क्रिकेटर स्टार ने छत से कूदकर हाथ तोड़वा लिया और करियर तबाह कर लिया। वो आशिक मिजाज खातून जिस तेजी से किसी को अपनाती उतनी ही तेजी से ताल्लुक तोड़ लेती। आज हम आपको दुनियाए मौसीकी में मलका तरन्नुम के नाम से मशहूर मैडम नूर जहां से मिलवाने लगे। गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मैंने, निराले रंग मैंने, भरी है अरमानों में। वाकई एक दुनिया उनके गीत आज भी गुनगुना रही है। लेकिन एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना तो बनता है। पहले ये काम जरूर कर डालें। मैं आपको बताने लगी हूँ कि नूर जहां ने अल्लाह रखी वसाई से बेबी, फिर मैडम और फिर मलका तरन्नुम का सफर कैसे तय किया। आपने स्क्रीन पर नूर जहां को चमकती साड़ी, दमकते जेवर, मखसूस हेयर स्टाइल और हैवी मेकअप में देखा होगा, लेकिन वो कहाँ से आई, ये जानने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा। 1930 की दिहाई ब्रिटिश इंडिया में सियासत ही नहीं, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हो रही थी। खामोश फिल्मों के बाद अब किरदार बोलने और गाने लगे थे। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में साउंड सिनेमा तहलका मचा रहा था। उन्हीं दिनों सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में जब अल्लाह वसाई की पैदाइश हुई तो फुप्पो ने हैरान होकर वालिद से कहा, अरे मदद अली, ये लड़की तो रोती भी सुर में है। और ऐसा क्यों ना होता, इस लड़की के पूरे खानदान का ओढ़ना बिछोना गाना बजाना ही तो था, जो तकरीबात, स्टेज और मेलों में परफॉर्म करते। बड़ी बहनें सुर में ही नहीं, हुस्न में भी बेमिसाल थीं। 5 साल गुजरे थे कि अल्लाह वसाई ने उस्ताद बड़े गुलाम अली से गायकी सीखकर गाना शुरू कर दिया। वो अपनी नर्म, मखमली, मासूमियत भरी आवाज में ऊंचे नीचे सुर लगाती तो लगता जैसे झरना बह रहा हो। अल्लाह वसाई जब सिंगर बनने के लिए आई तो उस वक्त 2 बातें थीं। उस दौर में जो लड़कियां हीरोइन बनती थीं वो सिंगर भी होती थी और वो गाती थी लाइव। पीछे साज बजते थे और आगे हीरोइन बैठी होती थी और कैमरा होता था, रिकॉर्ड नहीं होता था। वो बहुत वो बात की बात है। वो चूँकि आर्टिस्ट भी थी, सिंगर भी थी और ख़ूबसूरत भी थी। ये वो दौर था जब कलकत्ता की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री बम्बई का मुकाबला कर रही थी। अल्लाह वसाई का पूरा खानदान कलकत्ता आ गया।
गजन बाई और पटियाला घराने का जिक्र तो आपने सुना ही होगा। अल्लाह वसाई उनके साथ रियाज करती और खामोश फिल्मों के इंटरवल में गाने गाती। एक रोज कलकत्ता के फिल्म मेकर सुखलाल करनानी की नजरें उस लड़की पर पड़ी और फिर सब बदल गया। जी हाँ, ये वही सुखलाल थे जिन्होंने अल्लाह वसाई को नूरजहां का नाम दिया। अब बेबी नूरजहां गाने गाती और बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम करती। कितने साल हो गए अंदाजा है आपको इंडस्ट्री में? मुझे हिसाब आप लगा लीजिए, 6 बरस की थी जब मैं आई हूँ। बहुत अर्सा हो गया। लाहौर आकर नूरजहां ने फिल्म गुल पकाउली में वो रंग जमाया कि शोहरत बम्बई पहुंच गई। इस गीत ने छोटे से कस्बे की नूरजहां के लिए कामयाबी के दर खोल दिए। वो अब गांव की सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि शहर की मॉडर्न गर्ल थी। वो 2 फिल्मों की ऑफर लेके मुंबई आ गई, जहां स्कैंडल्स भी उनके मुंतजर थे। कलमकार मंटो लिखते हैं कि नूरजहां फिल्म बीनों के लिए फितना थी, बल्कि कयामत थी। वो उनके गले से मुतासिर हुए। वो कहते हैं कि नूरजहां की आवाज बहुत साफ थी और वो तने हुए रस्ते पर बाजीगर की तरह घंटों एक सुर पर खड़ी रह सकती थी। पहली फिल्म खानदान में हीरोइन का रोल किया तो नूरजहां की धूम मच गई। डायरेक्टर शौकत रिजवी और उनके इश्क के चर्चे होने लगे। चंद साल में शादी हो गई और नूरजहां फिल्मों की सीढ़ियां फलांग कर इंडिया की टॉप एक्ट्रेस बन गई। सिर्फ अदाकारी ही नहीं, 1942 से 47 तक 5 साल में नूरजहां सेगल की टक्कर की गुलकारा बन चुकी थी। लता मंगेशकर भी उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों इंतजार किया करती थी। अब लोगों ने इन्हें मलका तरन्नुम कहना शुरू कर दिया था। लता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक वक्त नूरजहां को कॉपी किया करती थी और अल्फाज की अदायगी सीखती थी। जी, मैं बॉम्बे में थी ना जब मैंने काम किया था जीनत में। जी उस वक्त मुझे ये लाहौर के बाद यानी पंचोली पिक्चर्स के बाद आप बॉम्बे गई? वो तो हाँ जी हाँ। तो फिर वहाँ जीनत में गया था बुलबुलो मत रोइया। अच्छा। तो वहाँ फिर बस पब्लिक ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मलका तरन्नुम कहने लगी। तो जनाब नूरजहां अपने करियर के पीक पर थी जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया। वो फैमिली समेत लाहौर आ गई। बम्बई में उनकी आखिरी फिल्म जुगनू थी, जिसके हीरो दिलीप कुमार थे। लाहौर आकर नूरजहां और शौकत रिजवी ने शाहनूर स्टूडियो बनाया और मिलकर पहली फिल्म चन्वे प्रोड्यूस की। आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया। मेरे नज़रिए आप आजमा कर देखें, फिल्म देखें कोई जिसमें मैडम नूरजहां के अलावा कोई हीरोइन गा रही हो हीरोइन के पीछे, तो वो अगर सिनेमा स्कोप स्क्रीन है, अगर वो सेंटर में खड़ी हुई है और उसके पीछे आवाज़ चल रही है किसी और सिंगर की नूरजहां के अलावा, तो वो आवाज़ उस लड़की के फिगर तक रहेगी। फिर आप फिल्म देखें जिसमें मैडम नूरजहां गा रही हो और हीरोइन के पीछे गा रही हो, जब वो गा रही होगी तो एज टू एज आपको आवाज़ देगी। ये जो भरपूरता उनकी आवाज़ का था, ये दुनिया में किसी सिंगर के पास नहीं, इवन लता जी के पास भी नहीं है। उन्हीं दिनों एक अजीब वाकया हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में सलाम मुतासिरीन की मदद के लिए प्रोग्राम हुआ। नौज़ायदा पाकिस्तान में नूरजहां की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी। स्टेज पर जाने से पहले ऑर्गेनाइजर ने पूछा, मैडम कौन सा गाना गाएंगी? वो बोली, मुझसे पहली सी मोहब्बत। ऑर्गेनाइजर को तो जैसे करंट लग गया। फैज साहब तो उन दिनों हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्ज़ाम में कैद थे। सरकार उनकी शायरी और बाईं बाजू की पॉलिटिक्स से तंग थी। अब सरकारी फंड रेजर में नूरजहां भला ये नज़म कैसे गा सकती थी? मैडम प्लीज़ कुछ और गा लो प्लीज़। मगर नूरजहां ने कहाँ मानना था। बोली, अगर ऐसा है तो आप मुझे जाने दें। ऑर्गेनाइजर की जान पर बन गई। मना करें तो ऑडियंस नाराज, गाने दें तो सरकार नाराज। तंग आकर उन्होंने कह दिया, मैडम जो चाहे गाएं, पर हमें छोड़ करना चाहिए। मजे की बात यह थी कि गाना रेडियो पाकिस्तान पर लाइव नशर होना था। लाहौर से 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद सेंट्रल जेल में दर्जन भर कैदी ट्रांजिस्टर ट्यून करके बैठे थे कि एक मधुर आवाज कानों से टकराई। गाना खत्म हुआ तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉल ही नहीं, हैदराबाद जेल भी तालियों से गूंज उठा। एक कैदी ने उठकर नूरजहां की हिम्मत पर जिंदाबाद का नारा लगाया। वो कोई और नहीं, खुद फैज़ अहमद फैज़ ही थे। नूरजहां ने ये नज़म कुछ इस अदा से गाई थी कि फैज़ साहब को अपना इश्क याद आ गया। वो कौन सा इश्क था, इसके लिए आपको हमारी ये वीडियो देखना होगी। खैर, फैज़ साहब कहने लगे
कि भाई ये नज़म अब हमारी नहीं रही, ये नूर जहां की हो चुकी है और वही इसकी मालिक है। एक बार मलका पुखराज ने कहा कि फैज़ मेरे भाई जैसे हैं। आशिक मिजाज नूर जहां बोली, मैं तो इन्हें भाई नहीं बल्कि महबूब समझती हूँ। मगर जिस महबूब से उन्होंने शादी की थी अब उससे दूरियां बढ़ रही थी। कुछ लोग मलबा शौकत रिजवी पर डालते हैं कि वो एक दिलफेक आदमी थे। वो उन दिनों फिल्म स्टार यास्मीन से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे। बाज लोग नूरजहां को भी उसका जिम्मेदार समझते हैं। इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट का एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाकया छुपा है। चलें पहले आपको वो सुनाते हैं। 1952 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें टेस्ट मैच खेल रही थीं। एक इत्ला आई और तमाम खिलाड़ी 1 मिनट के लिए खेल रोककर खामोशी से खड़े हो गए। ये ट्रिब्यूट था मशहूर टेस्ट क्रिकेटर नजर मोहम्मद के लिए, जो हाथ की हड्डी टूटने के सबब दुनियाई क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। लेकिन एक मिनट, अभी कुछ अर्से पहले तो नजर मोहम्मद ने इंडिया के खिलाफ अपनी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। उनकी नॉट आउट परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम अपना पहला टेस्ट जीतने में कामयाब हुई थी। फिर अचानक उन्होंने खेलना क्यों छोड़ दिया? चंद माह बाद रोजनामा अमरोज ने यह भांडा फोड़ दिया। दरअसल नजर मोहम्मद क्रिकेट के ही नहीं बल्कि नूरजहां के भी आशिक थे और गाते भी बहुत उम्दा थे। एक रोज नूरजहां उनसे मिलने गई तो ड्राइवर ने शौहर शौकत रिजवी से शिकायत कर दी। वो गुस्से में भरे वहां पहुंचे और सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर आ गए। जब नजर मोहम्मद ने उन्हें आते हुए देखा तो घबराकर भागे और खिड़की से छलांग लगा दी। यूं ऊंचाई से गिरकर उनका बाजू बुरी तरह टूट गया। शौकत और नूरजहां में भी बहुत लड़ाई हुई, बहुत शोर मचा और बात इल्जामात से होती हुई अदालत और फिर अलहदगी पर आकर खत्म हो गई। मुझसे जाहिर है बहुत सीनियर थी नूरजहां साहिबा, तो मेरी उनसे दोस्ती नहीं रही, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो एक मर्द की तरह जी और मर्दों से ये उनकी जो बराबरी है वो बर्दाश्त नहीं होगी और कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अलहदगी होती रही। नूरजहां कहती थीं कि वो नज़र मोहम्मद से इसलिए मिली ताकि शौकत का दिमाग दुरुस्त कर सकें। शौकत भी अपने अफेयर से हमेशा इनकार करते रहे, मगर फिर उन्होंने शादी फिल्म स्टार यास्मीन से ही की। शौकत रिजवी से नूरजहां के 2 बेटे अकबर और असगर, जबकि बेटी जिल्ले हुमा हुई। जो सच है मेरे से मुँह निकल जाता है कि मर्द हो या औरत हो, कुछ ऐसे होते हैं मर्द और कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो मतलब है होटल में खाना कभी कभी खा लेते हैं। वो कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। तो शादी अपनी जगह वो कहते हैं ये है, लेकिन कभी कभी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा वो कर लेते हैं। तो ये नेचर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मर्दों में भी है, औरतों में ये बहुत कम होती है। लेकिन मैडम नूरजहां जो थी ना वो इंतहा दर्जे की रोमांटिक, जिसमें डायरेक्टर को उन्होंने चाह जो अच्छा लगा हासिल कर लिया। कोई क्रिकेटर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई बड़ा आदमी हो, जिसको उन्होंने बुलाया उसने इनकार नहीं किया। किसी को जरूरत नहीं हो सकती। एक दुनिया नूरजहां पर मरती थी, पर उनका दिल एक ऐसे नौजवान पर आ गया जो उनसे 10 साल छोटा था। लॉलीवुड के सोने मुंडे एजाज दुरानी का भी फिल्मों में कोई नाम ना था। नूरजहां ने उनसे शादी करके बड़े नखरे उठाए। एजाज से 3 बेटियां हिना, शाजिया और टीना पैदा हुई। हिना कहती हैं, माँ बाबा के लिए अपने हाथ से खाना बनाती, पानी गर्म करती, मैचिंग के मोजे पहनाती। ऐसा लगता था कि एक 16 साल की लड़की नन्हे काके को पाल रही हो। ज़रा ज़रा सी बात पर दिमाग दुरुस्त कर देने वाली नूरजहां ने कभी एजाज पर गुस्सा नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। एक वक्त आया कि एजाज नूरजहां से बेजार हो गए और नौजवान फिल्म स्टार फिरदौस में दिलचस्पी लेने लगे। दोनों में अलहदगी हो गई। नूरजहां की बेटी टीना बताती हैं कि माँ आखिरी दिनों में मेरे और हिना के पास कराची में रह रही थी, जहाँ वालिद भी आ जाते। जब तक हिम्मत रही वो इनके लिए नाश्ता खुद तैयार करती रही। बीमारी और इंतकाल के वक्त भी उनके लबों पर सिर्फ एजाज का नाम था। एजाज दुरानी साहब बैठे थे तो मैडम नूरजहां की गाड़ी लेट थी, तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा कि एजाज साहब मैडम कार छाड़ दें। उस पौने घंटे में सब कुछ हो गया। दूसरे दिन शादी हो गई। कुछ मुद्दत बाद पहलू बदलता है मर्द, तो उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू किया, तो उनमें उनके फिरदौस बेगम के साथ मरासम हो गए। तो मैडम नूरजहां ने फिर मैडम नूरजहां ब्रेक करते हुए टाइम नहीं लेती थी। तो इस तरीके से हुआ। फिर यूसुफ खान साहब की आपको बता दें, यूसुफ खान साहब भी खूबसूरत आदमी थे, लेकिन काफ़ी एज थी उनकी। तो वो सुलह करवाने, एक गाना था, झगड़ा हो गया। वो फिर यूसुफ खान साहब गए उनके घर। बोस की शलवार, बोसी की कमीज़ और ऊपर चादर लिए, सर्दियों के दिन थे। बाद फिर गए तो फिर वहीं रह गए।
शादी होगी। कैसे होगी? मतलब गए और फिर शादी? बस गए और वहाँ, अब वो बंद कमरे की बातें तो वो जानते हैं ना, बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि लंबी मुलाकातें नहीं कभी के लिए उसने। फिर एक और औरत यूसुफ खान साहब की ज़िंदगी में आ गई, वो फिर मैडम को पता चल गया। फिर मैडम ने वो भी 1 सेकंड लगाया ब्रेक करने में, ब्रेक कर दिया। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। बतौर अदाकारा नूर जहां का गालिब फिल्म में यह आखिरी गाना था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैर बात कह दिया। गाना तो मेरी रूह है जी। इसीलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी कि गाने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता एक्टिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा एक पिक्चर में 6 गाने होते हैं, तो साल में मैं ज़्यादा पिक्चरों में काम नहीं करती थी, 2-3 में। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि गाना ज़्यादा मिल सकता है अगर फिल्म में काम छोड़ूं। आपने बड़ों से 65 की जंग का जिक्र तो बहुत सुना होगा, जब पूरी कौम अपने दिफा के लिए एक हो गई थी। फील्ड मार्शल अयूब खान तो इस जंग में कारकर्दगी का आधा क्रेडिट नूर जहां को दिया करते थे। मोर्चों से लेकर बंकरों तक मैडम के गाए जंगी तराने कोने कोने में गूंज रहे थे। कहते हैं इन तरानों ने हथियारों से बढ़कर काम किया। वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, ए राहे हक के शहीदों, रंग लाएगा शहीदों का लहू। एक तवील फहरिस्त है तरानों की जो कौम का जोश बढ़ा रहे थे। नूर जहां प्रोड्यूसर और फनकार दिन भर रिकॉर्डिंग करते और फिर गुड़ और खुश चने खाकर रात बंकरों में गुजारते। जब जहाज आने पर सायरन बजता तो सब छुप जाते, मगर नूर जहां काम बंद नहीं करती। वो कहती थीं कि मरेंगे तो यहीं मरेंगे। एक रोज़ पता चला कि महाज पर जवान शहीद हुए, तो सूफी तबस्सुम ने ए पुत्र हटा दे नहीं बिकते लिखा। जब ये गाना तैयार हुआ तो मैडम और सूफी तबस्सुम समेत हर कोई रो रहा था। सारे दिन में गाना लिखा गया, कंपोज हुआ और बैलेंसिंग हुई और फिर मैंने रिकॉर्डिंग की। तो जब रात को ये ब्रॉडकास्ट हुआ तो फिर पूरे लाहौर में धूम मच गई कि जी रेडियो पाकिस्तान नूर जहां के नगमे कर रहा है। तो बड़ी अल्लाह का करम है और बड़ी मेहनत की हमने। आखिरी दिनों में जनरल परवेज मुशर्रफ नूर जहां की अयादत को आए और बोले, मैडम मैंने आपके जंगी तराने सुनकर जंगें लड़ी हैं। बीमार नूर जहां ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, खुदा ना करे फिर कभी जंग हो, लेकिन जनरल साहब अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे मेरे यहाँ ढोल सिपाहिया गाते हुए सुनेंगे। मलका तरन्नुम नूर जहां हो या दुनिया का कोई भी सिंगर, जब एज बढ़ जाती है तो गाने के रेंज में फ़र्क पड़ती है। तो ये सिर्फ मलका तरन्नुम नूर जहां के गाने में नहीं, ये उस तरफ जो लता मंगेशकर गा रही थी वो भी इस तरह से होता था। जब वो 50+ हो गई थी तो वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर को कह देती थी कि इसको एक सुर नीचा कर लें या इस तरह से कर लें। और मैडम नूर जहां ये करती रहीं और सेट पे यहाँ लाहौर में मास्टर अब्दुल्ला के साथ जो हैं वो कई बार इख्तलाफात हुए। जंगें 2 थीं और आवाज़ एक। 65 में नूर जहां के तराने जवानों का लहू गरमा रहे थे, तो 71 की जंग में उनके गाने फौजी डिक्टेटर जनरल याहिया खान को दीवाना बना रहे थे। 65 में कौम एक हुई तो 71 में बट गई और फिर मुल्क 2 टुकड़े हो गया। असल में मैडम नूर जहां जो थी ये जनरल रानी की बड़ी अच्छी दोस्त थी। याहिया खान साहब के इल्म में था वो, चूँकि वो मैनेजर था बहुत बड़ा, इस सिलसिले में शराब और 2 ही चीज़ें उनके ज़िंदगी का वो शौक़ थी। तो उन्होंने मैडम रानी को बुलाया और मैडम रानी ने उनको खुश करने के लिए हर दफ़ा नई लड़की जो थी वो भेजी। तो उस तरीके से फिर उनका जनरल याहिया तक भी पहुँच गया। तो जनरल याहिया खान ने भी फिर बहती गंगा में हाथ धोए के नहीं, ये तो अल्लाह को पता है बाहर। इस पर मैंने फिल्म भी लिखी जो मैडम रानी के नाम से रिलीज हुई। पहले नाम मैंने जनरल रानी रखा, फिर आर्मी वालों ने मुझे बुला लिया, यहाँ ब्रिगेडियर साहब से उन्होंने बुला के मेरे से स्क्रिप्ट मांगा। फिर उन्होंने कहा कि उस बदले, फिर वो स्क्रिप्ट बदला, फिर उनका नाम बदले, फिर नाम बदला, जनरल रानी के बजाय मैडम रानी कर दिया। फिर भी फिल्म सुपरहिट हो गई। खैर जनरल ज़िया साहब भी बुलाते थे और जनरल ज़िया साहब ने मैडम नूर जहां को कहा था कि आप जो हुक्म करें मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। तो उनके साथ भी उनके मरासम थे, लेकिन वो मरासम शायद
कुछ और किस्म के थे। उनके जो तल्लुकात थे कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो शायद आपको भी ना पता हो। बहुत ऊंचे दर्जे की वो खातून थी। मिसाल के तौर पे? बस मिसाल के तौर पे हमें कुछ डाला है, मन चुप के ला जाएगा, तारी बड़ी मेहरबानी। मैं ये नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत बताऊंगा तो थोड़ा पकड़ा जाऊंगा ना फिर। आप कुछ नहीं कर सके, पता लगे तो आदमी चुप के लाएंगे। देखें, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और जितने बड़े मिनिस्टर्स हैं, जितने ये पॉलिटिशियन हैं, और उनमें हमारे जनरल्स भी आते हैं, वो ऊँचे लोगों के पास चले जाते हैं। फिर ये एक वक्त आता है कि ये औरतें ने, तो एक मैंने डायलॉग लिखा था एक फिल्म में कि वो लड़की होंगी तो मुंडा छेड़ता कर दिया है, को कर दिया कि याद रख एक गड्डी छोटे स्टेशन से नहीं खरीदी। पुरानी शराब की तरह नूरजहां की आवाज भी दिन ब दिन निखरती जा रही थी। अब इसमें कई दहाइयों का तजुर्बा झलक रहा था। जनरल याह्या सदर बने तो मैडम के साथ उनके स्कैंडल्स भी बनने लगे। नूरजहां उन्हें कभी सरकार तो कभी चंद कहकर बुलाती। वो याह्या के दिलो दिमाग पर सवार थी। मुल्क टूट रहा था और कौम का सरबराह पिंडी में नूरी के साथ पार्टी कर रहा था। एक बार तो हद ही हो गई। सदर याह्या जनरल हमीद से बोले कि अगर मैं नूरी को चीफ ऑफ स्टाफ बना दूं तो वो तुम सबसे बेहतर काम करेगी। क्या बात है, वो दिन भी आया कि एक तरफ हजारों जवान हथियार डाल रहे थे, याह्या नूरजहां से फोन पर सयोनी मेरा माही सुनकर झूम रहे थे। एक रोज याह्या जनरल रानी के साथ बैठे थे। आधी रात गुजर चुकी थी कि उन्हें अचानक नूरजहां के गाने की हुक उठी। फिर क्या था, मिलिट्री सेक्रेटरी को हुक्म हुआ जिसने फटाफट दुकानदार को नींद से उठाकर दुकान खुलवाई और रिकॉर्ड पेश कर दिया। उनकी ज़िंदगी का एक ये पहलू रहा है और ताकतवर मर्दों, दौलतमंद मर्दों ने मलका तरन्नुम नूरजहां के करीब होना जो है एक अपनी शान समझा है, स्टेटस सिंबल समझा है। जो मलका तरन्नुम नूरजहां की महफिल में पहुंचा वो सेलिब्रिटी हुआ, जो महरूम रहा वो फिर उस ज़माने की सेलिब्रिटी नहीं था। मैडम नूरजहां जब जवान थी, जब एक्टिव थी, तो वो एक आप ये समझें कि सूरज थी, सन थी, और बाकी जो सेलिब्रिटीज़ और 22 ख़ानदान थे और इस्टेब्लिशमेंट थी और सियासतदान थे, वो सब की ख्वाहिश थी कि वो एक उस सोलर सिस्टम के छोटे मोटे सितारे हों। 71 की जंग का वक्त था। मैडम 3 नगमे रिकॉर्ड करा के स्टूडियो से बाहर आई और सीधा रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर ताहिर शाह के कमरे में पहुंची। ये वाकया ब्रॉडकास्टर जमील जुबैरी के सामने हुआ, जो उन्होंने अपनी किताब याद खजाना में लिखा। मैडम ने कहा, मेरी याह्या खान से बात कराएं। ताहिर शाह घबरा गए तो कहने लगी, आप डरे नहीं, फ़ोन मिलाकर मुझे दे दें। बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिलाया गया। पहले सेक्रेटरी की आवाज़ आई और फिर मैडम का नाम सुनकर खुद सदर पाकिस्तान लाइन पर आ गए। मैडम बड़े प्यार से बोली, चन मैं कराची विच 3 नगमे अज ही रिकॉर्ड कराए ने, तुसी राती 8 बजे रेडियो ते सुन लेना। नूरजहां ने तो फ़ोन रख दिया, मगर वहाँ मौजूद लोगों का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैडम ने ना सिर्फ नगमे नशर होने का टाइम फिक्स कर दिया था, बल्कि सदर को भी बता दिया था। उन दिनों बुलेटिन रात 8 बजे नशर किया जाता था। उस वक्त ना तो टीवी चैनल्स थे, ना ही सोशल मीडिया। खबरों का वाहिद जरिया यही बुलेटिन था। आम दिन होते तो और बात थी, लेकिन जंग के दौरान खबरें रोकना नामुमकिन था। बात हेड ऑफिस पहुंची तो डायरेक्टर जनरल ने सेक्रेटरी की मिन्नतें शुरू कर दी और बड़ी कोशिश के बाद नगमे बुलेटिन के बाद नशर किए गए। न जाने इस बात पर डायरेक्टर और डीजी को बाद में क्या भुगतना पड़ा होगा। नूरजहां बला की हुस्न परस्त थी। उन्होंने जिंदगी अपनी शराइत पर गुजारी। एक बार अमेरिका कॉन्सर्ट करने गईं तो पूछा गया कि भारतीय काउंसिल जर्नल को मेहमान खुसूसी बुला लें। नूरजहां का जवाब था, भारतीय हो या पाकिस्तानी, जिसको भी बुलाएं, दिखने में अच्छा होना चाहिए। किसी बदशक्ल को सामने देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। नूरजहां ने 40 से ज़ायद फिल्में की और हजारों गीत गाए। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप कब से गा रही हैं? नूरजहां का जवाब था, मैं शायद पैदा होते वक्त भी गा ही रही थी। सहाफ़ी कुलदीप नायर का कहना है कि उनके सामने किसी ने नूरजहां से पूछा कि आपने कितने गाने गाए हैं, तो उनका जवाब था, मैं ना गानों का हिसाब रखती हूँ ना गुनाहों का। बड़ी दबंग और बड़ी दलेर औरत थी। उसको कोई बदमाश, कोई ब्यूरोक्रेट,
कोई भी शख्स जो है ना वो डरा नहीं सका, ना वो डरी। उसकी वजह थी, वजह ये थी उसको एक डराने वाला था तो 10 बचाने वाले भी उसके वाक़ थे। एक होता है सेक्स परवर्शन से भी आगे की एक चीज़ होती है, वो उससे आगे की चीज़ थी। मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता था कि ये आप पैदाइशी हैं या किसी इंसिडेंट की वजह से आप ऐसे हो गए, ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे हिम्मत नहीं, मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा कि बड़ा मन आ जाए, ऐसे क्या फ़ायदा, क्योंकि वो 1 सेकंड में तो गालियाँ भी देना शुरू कर देती थी। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने खुद ही सोच लिया। और क्या नतीजा है? क्या नतीजा निकाला? वो नतीजा मैंने यही निकाला कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि वैसे, क्योंकि वो बेबी थी जब फिल्मों में आई, पहले वो बेबी का रोल करती थी, फिर वो बड़ी हो गई, तो इंडस्ट्री के लोगों के हाथों में बड़ी हुई। तो मेरा जो अपना ज़ाती नज़रिया वो ये है कि लोगों की नज़रों ने, लोगों की बुरी नज़रों ने उनको वक्त से पहले जवान किया। एक बार दोस्तों की महफिल में बैठी वो मशहूर गीतों को अपने बच्चों की पैदाइश से जोड़ रही थी। मैडम ने फ़ख्र से बताया कि जब मेरा गीत आवाज़ दे कहाँ है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। इसी तरह वो एक एक करके तमाम बच्चों के बारे में बताती गई। उस पर पास बैठे साजिंदे ने कहा, मैडम क्या आपने कभी कोई गाना खाली पेट भी गाया है? इस पर कहके गूंज उठे और वो खुद भी कहका लगाने लगी। मलका तरन्नुम नूरजहां गई इंडिया में तो लता जी से पूछा कि लता आप कितने पैसे चार्ज करती हो एक गीत के? तो उन्होंने कहा बस मैडम 25,000। तो मैडम नूरजहां ने आके डायरेक्ट जो है 25,000 कर दिया। 25,000 जब कर दिया, प्रोड्यूसर्स ने हड़ताल कर दी। तो डेलीगेशन मिल रहे हैं, तो वहाँ मौसीकार ताफो बैठे हुए थे साथ उनके। तो उन्होंने कहा भाईजान ताफो भाईजान दसो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ लता ने मैनू कसम दी है। उन्हें क्या कि मैडम नूरजहां तुसी मेरा मरिया मूँह देखो, तुसी अगर 25,000 तो एक पैसा भी कट लवो तो मैं हुण लता नूं की मूँह महावांगी। तो अब ताफो साहब तो साथ ही, ताफो साहब ने ऐसे सर नीचे किया हुआ, पढ़ो कलमा ताफो साहब, दसो ज़रा कलमा पढ़ के गल दसो, झूठ ना बोलना। तो ताफो साहब कहते हैं सुबह से लेके शाम तक मैं कलमा पढ़ रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ कि लता जी ने इनको कसम दी है कि 25,000 से एक पाई कम नहीं करनी। कह रहे हैं कि जी आखिरी जब रात हो गई ना तो एक हाजी मोहब्बत अली आए, एक प्रोड्यूसर थे, वो भी होगा मैडम जी को की करते पे खुदा दा ना है तो 2.25 लाख रुपया हो जाएगा, तो कितों देने ने असी तुहानू है, तो एडी महंगाई ना करो। तो कहें ताफो मियाँ पढ़ो कलमा तो दसो लता ने की किया। तो ताफो साहब ने किया कलमा शहादत कह के दौड़ लगा दी। लाहौर में एक बार घर के बाहर किसी औरत के गाने की आवाज़ आई। नूरजहां ने उसे अंदर बुला लिया। खातून के हाथ में गुड़वी थी जिसे वो गाते हुए बजा रही थी। मैडम ने गाने की बहुत तारीफ़ें की और 20,000 रुपये इनाम दिया। वो खातून कोई और नहीं बल्कि मशहूर लोक गुलकारा रेशमा थी, जो पाकिस्तान और इंडिया में बुलबुले सहरा के नाम से मशहूर हुई। तबला साज और लाइट मैन ही नहीं, राह चलते लोगों की मदद करना भी नूरजहां का महबूब मशगला था। वो बाहर मुल्कों से ढेर सारी शॉपिंग करती और लाहौर आके मेकअप रूम की लड़कियों में तकसीम कर देती। किसी को गुस्से में झड़क देती तो फौरन माफ़ी भी मांग लेती। मौसीकार निसार बज़मी एक बार नूरजहां से मिलने गए जब वो घर में गानों की रिहर्सल कर रही थी। बज़मी साहब को चाय पेश की तो वो छलककर उनकी कोल्हापुरी चप्पल पर गिर गई। नूरजहां फौरन झुककर अपनी कीमती साड़ी के पल्लू से चाय साफ करने लगी। बज़मी साहब घबराकर उठ खड़े हुए कि मैडम ये आप क्या कर रही हैं? तो नूरजहां ने उनकी चप्पल उठाई और सर पर रख ली। बज़मी साहब कहते हैं कि मैंने बहुत रोका लेकिन उनका जवाब था, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैडम नूरजहां को अनारकली फिल्म की ऑफर हुई तो उस वक्त वो फिल्म छोड़कर गाना गा रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तुसी करना है। उन्होंने कहा लवो कोई अच्छी कुड़ी मैं तो गावांगी, तो सोहनी जी कुड़ी लै लो जी अनारकली लगे। उन्होंने कहा नहीं मैडम जी ये तुसी बनना है अनारकली। तो कहते फिर तुसी कोई पुरानी अनारकली बना रहे हो। 1982 में 35 साल बाद वो इंडिया गई। उस दौरे की बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैडम लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर आया है, आप भारत नहीं जा सकती। मैडम ने बस इतना कहा कि जाऊंगी तो मैं आज ही। चंद फोन घुमाए और फिर जो तैयारा टैक्सी कर रहा था उसे ब्रेकें लग गई। मैडम उसी दिन भारत पहुंची। ये इंडियन टॉकी मूवीज की गोल्डन जुबली थी जहां दिलीप कुमार और लता ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मैं एक
जो ये रफ्तार आपका प्लेटफार्म है, इसके लिए एक एक्सक्लूसिव बात मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा के हवाले से शेयर करूँगा जो इससे पहले मीडिया में नहीं है। ये इंटरव्यू मैंने गामे खां साहब का एक अखबार में फ़ाइल किया, तो एडिटर ने वो वाला वाक़या जो है उसमें से एडिट कर दिया इसके कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ से बड़ी न्यूज़ है और शायद ये अखबार हमारा डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। मैडम नूर जहाँ उन्हें बताती हैं कि उस्ताद जी मैं इंडियन नेशनैलिटी ले रही हूँ और जब मैं इंडिया चले जाऊँगी तो मेरा उस्ताद यहाँ थोड़ी रहेगा, वो भी मेरे साथ होगा। तो इस तरह ये बात मुझे उस्ताद गामे खान ने इंटरव्यू में बताई। यकीनन ज़ाहिर है उन्होंने सारी ज़िंदगी वतन से मोहब्बत के गीत गाए हैं, तो वो ऑफ़र हुई हो नेशनैलिटी और उन्होंने कभी सोचा भी हो, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया होगा कि वो यहीं रहेंगी। शबाना आज़मी ने कहा कि जैसे कायनात में एक सूरज और एक चांद है, इसी तरह नूर जहाँ भी एक ही है। नूर जहाँ ने दिलीप कुमार को बताया कि सीखने के ज़माने में वो घंटों रियाज करती थी। वो समझती थी कि एक दिन गाना छोड़ें तो ये आपको 21 दिन छोड़ देगा। मैडम की ये ख्वाहिश थी कि हुकूमत कोई ऐसी एकेडमी बनाए जहाँ नई नस्ल को मौसीकी की तालीम दी जा सके, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैडम नूर जहाँ का यहाँ घर था, उन्होंने जब वो फौत हो गई तो उन्होंने बेच दिया और हुकूमत पाकिस्तान खामोश रही। आप ख़रीद लेते, एक हाल बना देते। मैडम नूर जहाँ का जहाँ उनके गाने होते, जहाँ जो कुछ उन्होंने काम किया वो होता, उनकी फिल्में होते, जो सिंगर बनना चाहती हैं वो वहाँ आती, सुनती, देखती। मैडम ने पूरी ज़िंदगी 4 चीज़ों से इश्क किया: मौसीकी, खूबसूरती, वतन और बच्चे। नूर जहाँ को ज़िंदगी में वो सब मिला जिसकी इंसान ख्वाहिश कर सकता है, मगर उन्हें कभी गुरूर और तकब्बुर करते नहीं देखा गया। वो अपनी कामयाबियों को खुदा का करम करार देती थीं। वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला थीं और 23 दिसंबर सन 2000 रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को तरन्नुम की मलका दुनियाए मौसीकी को अलविदा कह गई।